हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जो हम यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो जीएस फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं अभी उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो पॉलिटी हमारा चल रहा है, इसमें पॉलिटी को अभी तक हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी वैसे बोलते हैं इनको, DPSP। और हुआ यह था कि DPSP कुछ और नहीं बल्कि ये व्यक्ति के अधिकार भी है। इसमें भी व्यक्ति के अधिकार भी है, ध्यान रखना आप देखोगे, और राज्य के कर्तव्य भी है। दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। व्यक्ति के अधिकार भी है, राज्य के कर्तव्य भी है DPSP के अंतर्गत। राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे? राज्य की नीतियों के लिए निर्देश भी है। क्या है नीतियों के लिए निर्देश? राज्य को नीतियों के लिए निर्देश दिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व एक तरह से प्रशासनिक निर्देश है, कार्यपालिका को निर्देश है, सरकार को निर्देश है, राज्य को निर्देश है कि वो जनता के हित और जनता के कल्याण के लिए कुछ करें। हुआ ये था कि जब मौलिक अधिकारों जब बात चल रही थी अधिकारों की, तो बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो मानव के विकास, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही जरूरी थे। लेकिन उन अधिकारों को यदि हम फंडामेंटल राइट की श्रेणी में जोड़ देते तो वो क्या होते? वो बाध्यकारी हो जाते। किसके लिए? न्यायपालिका के लिए, कि उनकी सुरक्षा करना न्यायपालिका के लिए क्या बाध्यकारी है, और उनको लागू करना भी कंपलसरी था, बाइंडिंग था। लेकिन चूंकि वो अधिकार देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर डिसाइड होते थे, जैसे लोगों को खाद्यान्न का अधिकार, रोजगार का अधिकार, निःशुल्क न्यायिक सेवा देने का अधिकार, पोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ये जो अधिकार थे ऐसे अधिकार थे जिसमें राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की जरूरत थी। यानी कि ये राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक बोझ राज्य के ऊपर डालते थे। यदि इन अधिकारों को यदि हम बाध्यकारी बना देते, इन अधिकारों को बाध्यकारी बना देते, तो राज्य बाध्य हो जाता व्यक्ति को निःशुल्क खाना देने के लिए, व्यक्ति को निःशुल्क न्यायिक सेवा देने के लिए बाध्यकारी हो जाता, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य बाध्यकारी हो जाता। लेकिन आपको पता है 1950 के समय अगर हम देखें तो उस समय भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। कौन सी स्थिति? आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि इनको राज्य दे सके। तो हम राज्य को, मतलब राज्य की क्षमता ही नहीं, तो उसको बाध्यकारी कैसे बनाएं? इसलिए कुछ अधिकारों को विभाजित करके कुछ अधिकारों को DPSP में शामिल कर दिया, और उन्हें हमने क्या रखा? नॉन फोर्सेबल। नॉन फोर्सेबल मतलब गैर बाध्यकारी, गैर बाध्य योग्य। ठीक है ना? यानी कि ये न्यायपालिका के लिए क्या नहीं होंगे? बाध्यकारी नहीं होंगे। सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इनको लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है ना? तो और दूसरी बात, जो अधिकार जरूरी थे और बहुत ही एसेंशियल थे, उनको हमने फंडामेंटल राइट की श्रेणी में जोड़ दिया। तो DPSP कुछ नहीं बल्कि अधिकार ही होता है इनमें भी। ठीक है ना? और राज्य के कर्तव्य भी होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व एक तो 2-3 चीज की ओर ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट व्यक्ति केंद्रित है। फंडामेंटल राइट में व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा फोकस दिया गया, व्यक्ति के अधिकार पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए फंडामेंटल राइट उदारवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा हमेशा अधिकार की बात करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है, व्यक्ति को सर्वोच्च बनाती है और राज्य और समाज को दूसरा दर्जा देती है। वहीं अगर DPSP की बात करते हैं तो DPSP समाज की बात करते हैं, DPSP समानता की बात करते हैं, ये समानता को वरीयता देने की बात करते हैं। ये समाज के वंचित वर्गों को विशेष अधिकार देते हैं, और ये समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय संविधान शासन संचालन का है ही है, शासन संचालन का माध्यम है ही है, लेकिन साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का भी द्योतक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखो DPSP भी शासन संचालन, यानी कि आपको पता है शासन के लिए क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। DPSP के हम देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद है, मैं आपको बताऊंगा कि ये अनुच्छेद निर्देश का काम कर रहा है, और जिसके माध्यम से शासन संचालन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो शक्ति पृथक्करण,
आर्टिकल 50 में जो डीपीएसपी और शक्ति पृथक्करण, और शक्ति पृथक्करण किससे संबंधित? शासन संचालन के लिए। शक्ति पृथक्करण सीमित सरकार के लिए, शक्ति पृथक्करण सीमित सरकार के लिए, क्योंकि शक्ति अलग अलग अंगों में रहेगी। अगर शक्ति किसी एक अंग के पास है तो डिक्टेटरशिप हो सकता है, वो तानाशाही हो सकता है। लेकिन यदि शक्ति अलग अलग अंगों के पास है और हर अंग एक दूसरे को चेक कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, हर अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, तो शक्ति लिमिटेड हो जाती है। और चूंकि हम बात कर रहे थे यहाँ संविधानवाद की, तो हमारा आर्टिकल 50 संविधानवाद को भी बढ़ावा देता है। ये हम देखेंगे आगे। मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि नीति निर्देश तत्व क्या क्या काम करते हैं। नीति निर्देश तत्व सामाजिक न्याय के रूप में भी काम करते हैं, और ये मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, इनमें बोला गया है कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक केंद्रीकरण ना हो, आर्थिक समानता है वो बढ़े, ठीक है। इसके अलावा महिला एवं बच्चों के कल्याण की बात की गई है। आर्टिकल 45 46 में ST SC के लिए बात की गई है। इनके विशेष अधिकारों की बात की गई है। इनको इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका की बात की गई है। ये क्या है? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक क्रांति, समाज में बदलाव। समाज में बदलाव कैसे है कि एक समय ऐसा था जब समाज के वंचित वर्गों को कोई अधिकार नहीं था, उन्हें समाज में ही शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें उनको न केवल समाज में शामिल किया गया, बल्कि उन्हें अधिकार भी प्रदान किए और विशेष अधिकार भी प्रदान किए। इसलिए डीपीएसपी सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, शासन संचालन इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक डेमोक्रेसी, और सामाजिक आर्थिक डेमोक्रेसी का मतलब है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ये यानी कि सभी के लिए सामाजिक न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, और जो समाज के वंचित वर्ग है उनके लिए विशेष अधिकार भी होंगे। उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चीज़ें की जाएंगी। इसलिए मौलिक अधिकार से भिन्न हो जाते हैं डीपीएसपी, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसके बाद आपको फैक्ट भी बताया जाएगा, कौन सा फैक्ट आपको पढ़ना है। आर्टिकल एक एक आर्टिकल के साथ आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट देखें। भारतीय संविधान में इन्हें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनको रखा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनको रखा गया है। और भारतीय संविधान में इनको कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार ही हमने संविधान अपनाया, उससे पहले 1935 के अधिनियम में भी थे। 1935 में इनको नाम दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश के उपकरण या दिशा निर्देश के उपकरण। इंस्ट्रूमेंट एंड उपकरण, और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो 1935 के अधिनियम में इनका उपयोग हो चुका था, नाम इनका आ चुका था। 1935 के अधिनियम में इनको क्या बोला गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसके बाद 1944 में एक सप्रू समिति आई, आपने सुना होगा। सप्रू समिति बहुत फेमस थी। सप्रू समिति ने भी अधिकारों को 2 भागों में बांटा। सप्रू समिति ने भी, जो मैं आपको बात बता रहा था, सप्रू समिति ने राइट्स को 2 भागों में बांटा और बोला कि कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो न्यायोचित होंगे। न्यायोचित का मतलब वैधाधिकारी, वैधाधिकारी का मतलब फोर्सेबल, यानी कि बाद योग्य। और कुछ अधिकार होंगे जो गैर न्यायोचित होंगे, यानी कि गैर वैधाधिकारी, यानी कि गैर बाध्य। तो इन्हीं के आधार पर जब अधिकारों को सप्रू समिति ने 2 भागों में बांटा था, तो इनमें जो गैर बाध्य हो गए इनको तो बोला गया डीपीएसपी के रूप में, और जो बाध्य हो गए ये काम कर दिया हमने फंडामेंटल राइट के रूप में, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों ही व्यक्ति के विकास, कल्याण और व्यक्ति के केंद्र शासन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों को संविधान की अंतरात्मा भी बोला है। ग्रैंडल ऑस्टिन ने इन दोनों को संविधान की अंतरात्मा या संविधान की सॉल, इन संविधान की आत्मा बोला। और ये बात सही है। आत्मा यानी शरीर का वह पार्ट जिसके बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति माटी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि भारतीय संविधान के बारे में हम देखें
भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व नहीं यदि उसमें से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी निकाल दें। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अगर हमने लोकतंत्र पढ़ा है तो लोकतंत्र में लोक का मतलब स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति को सर्वोच्चता, ठीक है ना, व्यक्ति की सर्वोच्चता। तो ये चीज़ कहाँ पर है? ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। और इनको ये सही से काम करें, इनका सही से संचालन हो, इनकी सुरक्षा हो, इसी के लिए हमने तंत्र की व्यवस्था की है। और तंत्र के मतलब है राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, गवर्नर। तो आपको पता है बाकी अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से लेकर के बाद के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद तंत्र को फोकस करेंगे, सिस्टम को फोकस करेंगे। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्ति, कार्य, इनकी ड्यूटीज, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको देखेंगे। असली जो संविधान का जो भाग है जिसके लिए काम करते हैं, जिसके लिए विधायिका को बनाया गया है, जिसके लिए कार्यपालिका को बनाया गया है, जिसके लिए न्यायपालिका को बनाया गया है, वो है ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इसीलिए इनको संविधान की अंतरात्मा, संविधान की सॉइल बोला गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक आपको चीज़ में समझ में आ गई। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। अंतर कोई ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन अब देखते हैं हम। अंतर यह है कि ये राज्य के विरुद्ध है, फंडामेंटल है राज्य के विरुद्ध, यानी कि राज्य के मतलब व्यक्ति को ज़्यादा पावर देते हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। आप देख सकते हो आर्टिकल 20 में किस प्रकार से पुलिस की शक्ति को सीमित किया गया है, आर्टिकल 22 में पुलिस की शक्ति को सीमित किया गया है, आर्टिकल 16 में 14 में राज्य को बाध्यकारी किया गया है कि भेदभाव नहीं करें। तो इसमें राज्य को सीमित किया जाता है। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ा देते हैं और राज्य को सीमित कर देते हैं, इसलिए राज्य के विरुद्ध होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? राज्य के विरुद्ध होते हैं। जबकि अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये राज्य को ही दिए जाते हैं। किसको? राज्य को ही दिए जाते हैं क्या निर्देश कि राज्य कुछ करें, और राज्य क्या करें? व्यक्ति के सामाजिक न्याय एवं उसके सामाजिक कल्याण के लिए काम करें। तो डीपीएसपी राज्य को शक्ति देते हैं कि राज्य कुछ करें, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों को की बजाय यहाँ सामाजिक न्याय और समानता को ज़्यादा वरीयता दी गई है। इसलिए अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट केवल राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, ये केवल स्वतंत्रता समानता तक ही सीमित रहते हैं। जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी कि सामाजिक न्याय की बात करेंगे, समाज के वंचित वर्ग है उनका कल्याण की बात करेंगे। क्या है? सामाजिक पे आर्थिक लोकतंत्र, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है समाज सामाजिक न्याय होगा, वंचित वर्गों का कल्याण होगा और राज्य की भूमिका इसमें कैसी होगी? सक्रिय होगी, ठीक है। इसलिए इसके साथ ही बोला गया कि आर्टिकल जो ये फंडामेंटल राइट है ये बाध्य हो गए, फोर्सेबल है, यानी कि बाध्यकारी है। यानी कि यदि इनका पालन नहीं हुआ तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट लगवा सकते हो न्यायालय में जाकर के। और न्यायालय भी आपके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, न्यायालय भी आपके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए क्या है? बाध्यकारी। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट खुद बाध्यकारी है कि आपके अधिकारों की सुरक्षा करें, क्योंकि आर्टिकल 32 भी स्वयं में क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन डीपीएसपी है बाध्यकारी नहीं है, डीपीएसपी है ये बाध्यकारी नहीं है, अर्थात ये तो केवल और केवल फंडामेंटल है। किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के। ये तो केवल शासन के मूल आधार है, ये जो शासन संचालन के निर्देश है ये बाध्यकारी नहीं है। इसी को लेकर के संविधान सभा में संविधान सभा के बाद डीपीएसपी की बड़ी आलोचना होने लगी। यह आलोचना होने लगी कि जेनिंग्स नाम का एक विचारक था, उसने भी यह आलोचना की कि संविधान में, क्योंकि संविधान आपको पता है कि किसी देश का संविधान है वो क्या होता है? वैधानिक होता है। और वैधानिक का मतलब कोई कानून कैसा होता है? आपके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। तो बोला संविधान तो बाध्यकारी होता है, वैधानिक होता है, तो उसमें फिर नैतिक प्रावधान क्यों छोड़े? क्योंकि डीपीएसपी तो आपने राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया, राज्य की नैतिकता पे छोड़ दिया कि राज्य व्यक्ति के लिए ऐसा करें, राज्य को बाध्यकारी नहीं किया। और राज्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए बोला कि जेनिंग्स ने बोला कि डीपीएसपी को शामिल करके और उनको गैर वैध योग्य बना करके संविधान की मर्यादा को कम किया गया है, संविधान की मर्यादा को कम किया गया है, संविधान के अवमूल्यन किया गया है। क्यों? क्योंकि संविधान की जो मर्यादा है कि उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वो बाध्यकारी प्रोविजन होता है,
आपने डीपीएसपी को गैर वैधकारी बना करके उस मर्यादा के प्रोविजन को तोड़ दिया। ये आलोचना की थी डीपीएसपी की जेनिंग्स ने। और जेनिंग्स ने कहा, जेनिंग्स ने एक चीज और कही कि यदि मान लें डीपीएसपी का हम क्रियान्वयन कर भी लें, मान लें कोई राज्य आए, कोई सरकार आए, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट भी करे, तो ये सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में क्या करेगा, डिस्प्यूट खड़ा करेगा। और मैंने आपको बता भी देता हूँ, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल राइट के अगर आर्टिकल, आपने आर्टिकल 19(1) देखा हो और 31 देखा हो, इन दोनों में, और आर्टिकल इधर डीपीएसपी देखा हो आर्टिकल 39B और 39C, इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। क्या है? विरोधाभासी है। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को लागू करवाना चाहेगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। तो सरकार डीपीएसपी को लागू करवाना चाहेगी क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जब ये दोनों उनको लागू करवाएंगे तो संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय में टकराएगा। तो जेनिंग्स ने बोला कि इनमें टकराहट उत्पन्न होगी। और आप देख सकते हो 25वें संविधान संशोधन में कैसे टकराहट उत्पन्न हुई। मिनर्वा मिल्स केस में, केशवानंद भारती केस में, इनमें टकराहट के ऊपर टकराहट पैदा हुई। तो इसके बाद जब हमने संशोधन किया तो उससे टकराहट को समाधान किया। लेकिन इसी बात सही थी क्योंकि इन दोनों में अलग अलग एक दूसरे के विरोधाभासी चीज़ लिखी हुई है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बताया था, जैसे आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था, अब तो सटा थे। 31 में लगा कि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है, बेच सकता है, उसको केंद्रीकृत कर सकता है, और कोई भी सरकार बिना किसी विधि की स्थापित प्रक्रिया के उस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती, संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती। दूसरी ओर आर्टिकल 39B और C में लिखा है कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। यहां तो आपने संपत्ति के अधिकार में तो केंद्रीकरण की शक्ति दे रखी है, डीपीएसपी में आप बोल रहे हैं केंद्रीकरण नहीं हो, एक दूसरे के विरोधाभासी हुए नहीं हुए। और इसी विरोधाभास में न्यायपालिका और सरकार के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है क्योंकि न्यायपालिका हमेशा फंडामेंटल राइटों को लागू करवाने की बात करेगी और सरकार हमेशा डीपीएसपी के क्रियान्वयन की बात करेगा क्योंकि वो उसको शक्ति देते हैं। और इसीलिए जेनिंग्स की ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि इन दोनों में विवाद होगा, हुआ भी था। अगर आप बात करें तो जो मद्रास सरकार का जो प्रोविज़न था, विशेष प्रोविज़न, कि मद्रास सरकार ने रिजर्वेशन दिया था, फिर जो चंपकम दोरई मामले में मद्रास सरकार के उस डिसीजन को न्यायपालिका रिजेक्ट कर दिया, फिर संसद को संशोधन करना पड़ा। इसी प्रकार आप बात करें गोलकनाथ बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी लागू नहीं किए जाएंगे, पहले फंडामेंटल राइटों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, गोलकनाथ बाद में फंडामेंटल राइट को वरीयता दे दी, डीपीएसपी को नहीं दी गई। अब सरकार के मन में था कि सामाजिक न्याय करना है तो हमें संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा, हमें संपत्ति के अधिकार को सीमित करना होगा, लेकिन इधर फंडामेंटल राइट उसमें टांग अड़ा रहे थे। इसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने 24वां, 25वां, 26वां संशोधन किया और इसके बाद संपत्ति के अधिकारों क्या किया, सीमित किया। इसके बाद मामला पहुंचा केशवानंद भारती केस में, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोला कि हाँ, फंडामेंटल राइट भी जरूरी है तो डीपीएसपी भी जरूरी है, लेकिन संसद बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर को दिक्कत खड़ी नहीं करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखेगी। यहाँ ये हुआ था कि फंडामेंटल राइट है, अगर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इन दो डीपीएसपी को यदि हम लागू करेंगे तो फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 39B और 39C को यदि लागू करते टाइम फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने, और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सारे फंड डीपीएसपीओ को, वहाँ तो 2 ही डीपीएसपी को थी, 2 ही अनुच्छेदों को थी सुपरमेसी, या सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से वरीयता दे दी। यानी कि फंडामेंटल राइटों को तो सीमित कर दिया जाएगा यदि डीपीएसपी को लागू किया जाए तो जो चीज़ वैधकारी नहीं थी उसको तो वैधकारी बना दिया, और जो चीज़ वैधकारी थी उसको वैधकारी नहीं बना। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मिनर्वा मिल्स बाद में पहुंचा तो मिनर्वा मिल्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, सारे फंडामेंटल राइट हैं, सारे डीपीएसपी सुपीरियर नहीं होंगे, केवल 39B और 39C ही फंडामेंटल राइटों से सुपीरियर रहेंगे, सारे नहीं होंगे। और राज्य का ये काम होगा कि इनमें समन्वय बना रहे, सरकार इन दोनों में विरोधाभासी स्थिति खड़ी ना करे बल्कि समन्वय बना रहे, और यहीं से हारमोनियस जो रिलेशन है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का वो यहीं से बनता हुआ चला गया।
इसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। लेकिन जेनिंग्स की बात सही है या नहीं है, क्योंकि इनमें न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच टकरार के कारण बने या नहीं बने, इसलिए जेनिंग्स ने इनकी आलोचना करी। लेकिन जेनिंग्स की पहली आलोचना कि कोई सरकार इनको लागू क्यों करेगी जब ये बाध्यकारी नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रथम संविधान संशोधन ही, जो प्रथम संविधान संशोधन नेहरू जी के टाइम पे हुआ, जिसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, जिसमें 31A और B जोड़े गए थे, उनका उद्देश्य डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए था। क्योंकि डीपीएसपी में क्या था कि महिला एवं बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था, ST एंड SC के लिए विशेष प्रयोजन किए जाएंगे, उसकी शिक्षा के लिए विशेष प्रोविजन किए जाएंगे, उसको लागू करवाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अर्थात इस बात का संकेत है कि सरकार हमेशा, चाहे नैतिक ही क्यों ना हो, सरकार हमेशा डीपीएसपी के क्रियान्वयन में सक्रिय रही। और इसी को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष बोला भी था कि यदि कोई सरकार, उस टाइम क्वेश्चन यही उठ रहा था कि भाई डीपीएसपी को जब आप बाध्यकारी नहीं बना रहे तो कोई राज्य सरकार क्यों फॉलो करेगी, कोई सरकार क्यों इनको क्रियान्वयन करेगी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला कि लोकतंत्र में जिस सरकार को दोबारा सत्ता में आना है ना, वो डेफिनेटली उसको डीपीएसपी का क्रियान्वयन करना ही होगा। और आज आप देख सकते हो कि सरकार अधिकारियों की सुरक्षा करे या ना करे, हर व्यक्ति को खाने की व्यवस्था, हर व्यक्ति को फ्री बिजली, हर व्यक्ति को बिजली मुक्त करना, हर महिलाओं के लिए स्कूटी देना, टीवी देना, लैपटॉप प्रोवाइड करवाना, ये सब क्या डीपीएसपी है। तो हर सरकार डीपीएसपी का क्रियान्वयन करती है बिकॉज ऑफ चुनाव की वजह से, वो चुनाव जीतना चाहती है। और डीपीएसपी के जब तक वो डीपीएसपी क्रियान्वयन नहीं करेगी, चुनाव जीतने की संभावना उसकी नहीं होगी, क्योंकि डीपीएसपी जनता के कल्याण से जुड़े हुए हैं और कोई भी सरकार जनता के कल्याण का उल्लंघन किए बिना चुनाव उल्लंघन करके चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए डीपीएसपीओ को बाध्यकारी नहीं बनाया गया, फिर भी इनका हमेशा क्या किया है, पालन किया है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक इच्छा की वजह से, राजनीतिक चुनाव की वजह से अगर कोई राज्य जनकल्याणकारी काम नहीं करेगा तो उसे चुनाव से हार का सामना करना पड़ता है और वह अपनी सत्ता खो देता है। इसलिए अम्बेडकर ने बोला कि फिर जब ये चीज़ अपने आप ही लागू हो जाएगी तो हम इनको बाध्यकारी क्यों बनाएं, इसलिए इनको बाध्यकारी नहीं बनाएगा। दूसरी बात ये तो आपको पता है कि जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर हम बात करें, आगे बढ़े, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर हम चीज़ों को देखें तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर हम चीज़ों को देखें तो मौलिक अधिकारों में केवल और केवल ये बात बोली गई कि जो राज्य है वो राज्य कौन सा होगा, आर्टिकल 12 वाला राज्य। आर्टिकल 12 का राज्य आपको याद होगा, डेफिनेटली मैंने बताया है। आर्टिकल 12 का राज्य जो आपको बताता हूँ कि इसमें आएगा संसद और सरकार, केंद्र सरकार, फिर विधानमंडल और राज्य सरकार, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो आर्टिकल 12 का जो राज्य है उसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन जो आर्टिकल 12 का जो फंडामेंटल का राइट है वो कहीं ना कहीं उस राज्य को हम सीमित राज्य बोलेंगे, कहीं ना कहीं उस राज्य को हम पुलिस राज्य की संज्ञा देंगे, क्योंकि उसमें राज्य को पुलिस मान करके ही नेगेटिव भूमिका के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है। लेकिन और वो राज्य कौन सा है, उदारवादी राज्य। उदारवादी हमेशा राज्य को पुलिस राज्य ही मानते हैं कि राज्य का काम यह है कि व्यक्ति के अब जीवन पे कोई खतरा आए, व्यक्ति के अधिकार पे कोई खतरा आए तो राज्य उसकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि उदारवादियों की मानना है कि राज्य की शक्ति सीमित रहे, वो पुलिस राज्य की तरह मानते हैं, इसको ट्रीट करते हैं पुलिस राज्य की, और बोला पुलिस की अगर शक्ति ज़्यादा है तो व्यक्ति का अधिकार सीमित हो जाएंगे, इसलिए उसका राज्य हमेशा पुलिस राज्य है। जबकि जो समाजवादी है वो राज्य को कल्याणकारी मानते हैं, बोला राज्य केवल पुलिस का काम ही नहीं करता बल्कि राज्य व्यक्तियों के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है, वंचित वर्गों की आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो राज्य है वो कैसा है, कल्याणकारी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार प्री में पूछा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी का राज्य कैसा है तो वेलफेयर राज्य। कैसा है? वेलफेयर राज्य। कैसा है? जन कल्याणकारी राज्य। और ये बात आर्टिकल 38 में लिखी हुई है। आर्टिकल 38 में राज्य को जन कल्याणकारी माना गया। इसलिए ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा की इस बात को लेकर के जोर दिया कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का द्योतक है, क्योंकि सामाजिक क्रांति में राज्य है वो समाज के वंचित वर्गों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा, उनके कल्याण करेगा और समाज में बदलाव करेगा। इसलिए राज्य की भूमिका यहाँ जन कल्याण के रूप में होगी, राज्य की भूमिका सकारात्मक होगी। और इसीलिए
डीपीएसपी के अंतर्गत जो राज्य है वो जन कल्याणकारी है। अगर आपसे कभी डिफरेंस पूछा जाए मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में, तो आपको मुद्दे वाइज मुद्दे कि राज्य की प्रकृति कैसी है, कि बाध्य योग है या नहीं है, इनका उद्देश्य क्या है, इस आधार पर राज्य की प्रकृति देखें तो फंडामेंटल राइट बोलते हैं कि राज्य पुलिस स्टेट है, जबकि डीपीएसपी कहते नहीं, राज्य वेलफेयर स्टेट है। इसलिए अगर बाध्य योग यानी ये बाध्यकारी है, ये गैर बाध्यकारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मुद्दे वाई आपको क्वेश्चन को सोचना है, इश्यूज वाई उसका अगर आंसर दोगे तो आपके क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, आपको आंसर एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कीवर्ड आपको हमेशा डीपीएसपी की बात करें तो सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, व्यक्ति के कल्याण, व्यक्ति का राज्य की जन कल्याणकारी भूमिका, ऐसे शब्दों को तो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। और ये जो यहाँ बात लिखी हुई है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि राज्य हमेशा इनको लागू करवाने की बात करेगा। और एक और बात बोली, रचित शर्मा ने बोला है कि भारत का जो राज्य है, देखो लोकतंत्र है भारत, और दक्षिण पूर्वी एशिया ने भी अपना लोकतंत्र अपनाया, लेकिन भारतीय लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में राज्य की भूमिका को सीमित नहीं किया, बल्कि राज्य को सक्रिय भी बनाया गया है कि राज्य वंचित वर्गों के लिए कल्याण का काम करें। अर्थात भारत में लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समाज के अधिकार और समाज के हितों का भी काम करता है। व्यक्ति और समाज दोनों में संतुलन बनाए रखता है, व्यक्ति के अधिकारों को भी लेके चलता है तो समाज के कल्याण को भी लेके चलता है। दैट्स व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी इज वेरी यूनिक, ठीक है। इसलिए भारतीय जो लोकतंत्र है दुनिया के अन्य लोकतंत्रों से एक द्वितीय है, ठीक है। ये बात हो गई ये बात। और जो मैं आपको बता रहा था फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये फंडामेंटल राइट और इनमें जो टकराट की बात है, ये दो आर्टिकलों को आपको पढ़ने में समझ में आ गया होगा ये कैसे ये एक दूसरे के विरोधाभासी जा रहे हैं। जैसे अगर बात करें हम समानता का अधिकार, कि समानता का अधिकार होना चाहिए या संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार यदि व्यक्ति के पास होगा तो वह संपत्ति का क्या करेगा, केंद्रीकरण करेगा। जबकि आर्टिकल 39B और C है ये आर्थिक केंद्रीकरण को विरोध करते हैं। तो इन दोनों में टकराट होगा या नहीं होगा? इसलिए जेनिंग्स की बात सही थी कि यदि हम डीपीएसपी को लागू करेंगे तो टकराट होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 में आप बोल रहे हो कि धर्म में स्वतंत्रता होगी, सभी धर्म की संस्कृति उनके व्यक्तिगत कानून अलग अलग होंगे, लेकिन आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है वो सभी के लिए एक करता है। और सभी के लिए यदि एक करता है तो डेफिनेटली है कि अगर एक कानून होंगे सभी के लिए तो वो कानून बहुसंख्यक को ज़्यादा ध्यान रख के बनाए जाएंगे, तो इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का नुकसान होगा। तो इससे आर्टिकल 29 और 30 का भी उल्लंघन होगा, आर्टिकल 30 का भी 25 का भी उल्लंघन होगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में टकराट था मूल संविधान में। मैं फिर बताता हूँ कि देखो टकराट कहाँ था, ये मूल संविधान में था टकराट। पहला अगर आर्टिकल की बात करें हम आर्टिकल 14 या आर्टिकल हम बात करें आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 करता है कि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति है उसकी सुरक्षा कर सकता है, उसकी वृद्धि कर सकता है, उसका विकास कर सकता है, अर्थात वो अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक केंद्रीकरण होगा नहीं होगा? इससे क्या होगा, आर्थिक केंद्रीकरण होगा। जबकि इस आर्टिकल 30 अनुच्छेद 39B और 39 आर्थिक केंद्रीकरण के विरोधी है। तो ये दोनों में टकरार स्थिति उत्पन्न हुई या नहीं? इसीलिए ध्यान रखना जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ या जमींदारों को जो उन्मूलन करना था हमें, तो जमींदारों को सुरक्षा मिल रही थी आर्टिकल 31 के अंतर्गत कि उनको अपनी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि छीनेगा तो उसमें संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, वो संसद देगी, सरकार उसमें नहीं छीन पाएगी और न्यायपालिका उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के पास ये भी था कि मुझे सामाजिक न्याय करना है और सामाजिक न्याय के लिए मुझे संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना ही होगा, तो इनको यदि लागू करना है तो मुझे इनको तो तोड़ना ही होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले संविधान संशोधन में ही डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराहट उत्पन्न हुई। इसी प्रकार यदि आप देखें आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये व्यक्ति के अपने कानूनों को बनाए रखने की बात करते हैं। जबकि आर्टिकल 44 सभी के लिए कॉमन कानून की बात करता है, समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के व्यक्तिगत कानून भी कॉमन होंगे। तो जब कॉमन होंगे तो कॉमन कानून हमेशा बहुसंख्यक के ज़्यादा हितों के अनुरूप होंगे, क्योंकि अगर किसी देश में कॉमन एक जैसा कानून सबके लिए लागू हो तो वो कानून सामान्यतः बहुसंख्यक का प्रभाव उसमें ज़्यादा रहता है, अल्पसंख्यक का प्रभाव उसमें कम रहता है। तो यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार है, इनको भी नुकसान होगा। इसलिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों टकराट हो रहे थे और यही कारण है कि डीपीएसपी को ज़्यादा बाध्यकारी नहीं बनाया गया। ठीक है, इसके बाद ये बाद में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का।
बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जो मैं अभी तुम्हें कहानी, आपको कहानी पता था, इसको एक बार पढ़ लेना, पूरी कहानी इसी में लिखी हुई है, ये कैसे कैसे केस आए जो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगाया जाता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर के, सरकार और न्यायपालिका को लेकर। सरकार का मतलब डीपीएसपी, न्यायपालिका का मतलब अगर हम बात करें तो न्यायपालिका का मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट है उनको ज़्यादा वरीयता देगी बजाय सामाजिक न्याय की। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, पिछले समय से देखा जाए तो न्यायपालिका की भूमिका न्यायपालिका की मुख्य भूमिका होती है विवाद निपटान तंत्र में। दूसरी भूमिका होती है फंडामेंटल राइटों की सुरक्षा के लिए। ये न्यायपालिका की मुख्य भूमिका है। लेकिन न्यायपालिका अब अपनी तीसरी भूमिका और निभाने लग गई सामाजिक न्याय के रूप में। और सामाजिक न्याय के रूप में जब न्यायपालिका भूमिका निभाएगी तो फिर न्यायपालिका खुद भी फंडामेंटल राइटों को थोड़ा इग्नोर करेगी। और इसलिए आपने देखा होगा बिहार में जब शराबबंदी की गई थी तो न्यायपालिका में केस पहुंचा। देखो शराबबंदी करवाना ये डीपीएसपी है। अगर हम आगे देखेंगे आर्टिकल शायद 47 या 48 में है, शराबबंदी का जब बताऊंगा मैं, शराबबंदी को बंद करवाना ये राज्य का कर्तव्य है, ये डीपीएसपी है। लेकिन जब शराबबंदी की गई तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन थी, क्योंकि आर्टिकल 19 में आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19 में आपको आजीविका का संचालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा है, आजीविका का संचालन कर रहा है, आप कौन होते हो उसको सीमित करने वाले। तो जब ये मामला न्यायपालिका में पहुंचा तो न्यायपालिका में इन लोगों ने बोला कि भाई शराबबंदी करके बिहार सरकार ने हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि शराब का यदि आप उत्पादन कर रहे हो और उसका लोग भक्षण कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं उसको, तो इससे महिलाओं के अधिकारों को हानि हो रही है। आपको पता है शराब पीने के बाद आदमी किसको पीटता है? अपनी बीवी को पीटता है। दूसरी बात, इससे बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि शराब पीने के बाद जब वो बीवी को पीटेगा तो बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कभी कभी वो बच्चों को भी पीट देते हैं अपने शराब पीने के बाद। बोला इससे उसकी आय को नुकसान होगा और इससे जो व्यक्ति खुद पी भी रहा है उसके भी जीवन के अधिकार को भी नुकसान होगा। तो बोला मैं इतने अधिकारों को अगर बचाना है तो आर्टिकल 19(1) और जो आपका एच है या जो अधिकार है उसको सीमित नहीं कर सकता। मैं आपके व्यवसाय को अधिकार को सीमित नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मैं सामाजिक न्याय कर रहा हूँ, जब मैं महिलाओं के अधिकार, जब मैं उस व्यक्ति के खुद के जीवन के अधिकार को बचाना चाह रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं आर्टिकल 19 को सीमित कर सकता हूँ। तो शराबबंदी को लागू करवा करके सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संकेत दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका फंडामेंटल राइटों को सुरक्षित करने तक सीमित नहीं बल्कि डीपीएसपी के बेहतर क्रियान्वयन में भी एक्टिव है। तो आपको देना है आज का, अगर आज क्वेश्चन पूछ ले कभी भी, तो आपको देना है कि खुद न्यायपालिका भी अब डीपीएसपी के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि न्यायपालिका इस बात को भली भांति समझ गई है कि समाज के कल्याण के लिए और सामाजिक न्याय के लिए अगर एक व्यक्ति के अधिकार को सीमित करे तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी प्रकार जब गाय और दुधारू पशुओं के वध को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया, ये भी आर्टिकल 48 है, उसके अंतर्गत है। एक एक आर्टिकल को देखेंगे, डोंट वरी। तो इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बोला कि किसी व्यक्ति का गाय बिजनेस करते हैं लोग, गाय को बेच करके उसका मांस भक्षण करके, तो ये उस व्यक्ति का आर्टिकल 19 को उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यानी किसानों के कल्याण के लिए और किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए हम गाय के कंज्यूमिंग को या गाय के जो उनका उपयोग है, दुरुपयोग है, उसके मांस भक्षण है, उसको हम क्या करेंगे? प्रतिबंध करेंगे। इसी प्रकार आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने पट्टा स्वामी बाद में एक बात बोली। सुप्रीम कोर्ट पट्टा स्वामी बाद में बोला कि देखो निजता का अधिकार भी जरूरी है, भाई किसी व्यक्ति की प्राइवेसी नुकसान हो, लेकिन वंचित गरीबों को उनको लाभ, जैसे सरकारी योजनाएं और सरकारी योजनाओं में जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है, यानी कि जो जिसके लिए कोई योजना चलाई गई है उसी को फायदा हो, उसके लिए हमें आधार का लिंक भी जरूरी है। अगर हम आधार से लिंक करेंगे तो जो गरीब है उसी को फायदा होगा, तो गरीबों का कल्याण होगा, और यदि गरीबों का कल्याण होगा तो हम आधार का यूज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला कि आधार का यूज किया जाए, परंतु व्यक्ति की निजता को भी ध्यान में रखा जाए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बात स्वीकार कर ली कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं बल्कि कंप्लीमेंट्री है, पूरक है, बल्कि पूरक है। तो ये जो चीज़ है
ये इस बात को बताती है कि अब न्यायपालिका भी अपनी भूमिका में थोड़ा न्याय डीपीएसपी को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि डीपीएसपी सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति और संविधान के मूल्यों को बढ़ाते हैं, और न्यायपालिका खुद संविधान के मूल्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो फिर न्यायपालिका क्यों नहीं करेगी ऐसा? करेगी। तो इसके बाद अगर डीपीएसपी की आपसे विशेषता पूछी जाए, हालांकि हम सारी विशेषताएं तो बताई थी, लेकिन विशेषता पूछी जाए तो बहुत मस्त लिखा है मैंने एग्जाम्पल के साथ, तो इनको देखना विशेषताओं। देखो, डीपीएसपी की पहली विशेषता है कि प्रशासन के मूल तत्व हैं, यानी कि प्रशासन संचालन के बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात आर्टिकल 37 में लगी है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य को ये प्रशासन संचालन करने के लिए हम कर्तव्य और प्रशासन संचालन के लिए डायरेक्शन देते हैं, इसलिए डीपीएसपी क्या है? प्रशासन के मूल तत्व। दूसरा, डीपीएसपी क्या करते हैं? लोक हितकारी, या हम बोल सकते हैं जन कल्याणकारी। तो आपको पता है आर्टिकल 38 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो कैसी है? जन कल्याणकारी। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया फैक्ट। कॉन्सेप्ट, फैक्ट। इसी प्रकार समाजवाद राज्य का आधार है, तो समाजवादी सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने में, और समाजवादी सिद्धांत कौन से? सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को क्रियान्वयन करने में आर्टिकल 39B और C जरूरी है। इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक अधिकार है, आपको पता है डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक विकास की काम करते हैं, है ना। पहली विशेषता तो हो गई वो। दूसरी विशेषता पढ़ते हैं लोक हितकारी। तो आर्टिकल 38 की हम बात करें तो इसमें राज्य कैसा है? जन कल्याणकारी। और जन कल्याणकारी कैसे? राज्य समाज के वंचित वर्गों को कुछ आधारभूत सुविधा प्रोवाइड करवाता है। राज्य खाद्यान्न आपूर्ति कर, राज्य गरीबों के लिए खाद्यान्न की सुविधा, जो पीडीएस सिस्टम है, जो मिड डे मील है, ये राज्य की कौन सी भूमिका को दिखाते हैं? राज्य की जन कल्याणकारी भूमिका को दिखाते हैं। दूसरी बात, ये समाजवादी राज्य का आधार है, क्योंकि समाजवादी राज्य का मतलब है समाजवादी मूल्यों पर आधारित राज्य। समाजवादी मूल्यों पर आधारित राज्य। और समाजवादी मूल्यों पर आधारित राज्य कैसे? कि सामाजिक न्याय की स्थापना करें। तो अनुच्छेद अगर हम बात करें 1930B और C की बात करें तो ये सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना है। इसी प्रकार ये सामाजिक व आर्थिक अधिकार है। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट राजनीतिक अधिकार है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो व्यक्ति गरिमा की बात करते हैं, है ना, जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। जबकि सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार है ये व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक अधिकार क्या है, तो सामाजिक अधिकार जैसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, तो ये बात आपको पता है आर्टिकल 45 में है। जिसे ST/SC के लिए रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 46 में है। जैसे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी शिक्षा की प्राप्ति का, मतलब काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके हितों की सुरक्षा, तो उनके अधिकार हैं, मजदूरों के अधिकार, वंचित वर्गों के अधिकार, बच्चों के अधिकार, वो सारे किसमें है? डीपीएसपी में। इसी प्रकार डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांतों पर भी आधारित है। और गांधीवादी किसकी बात करते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, गांधीवादी पंचायतों की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल जो 14 है वो पंचायतों की बात कर रहा है। इसके अलावा डीपीएसपी अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो हमारे संविधान के अगर आप अनुच्छेद 51 को देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। जो हमारा राज्य है, स्टेट ऑफ इंडिया है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार अगर बात करें एक और इनकी विशेषता है तो ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। और उसका एग्जाम्पल तो मैंने देखा दिया कि आर्टिकल 36 बोलता है कि ये अपरिवर्तनीय 36, ठीक है ना। तो ये आपको जैसे ये अब आपको देखो क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं, डीपीएसपी की विशेषताओं को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इंट्रोडक्शन में आप लिख दो, इंट्रोडक्शन है उसमें एक ही लाइन लिखनी है कि भारतीय संविधान न केवल शासन संचालन का स्रोत है बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का भी दस्तावेज है। फिर ये विशेषता बता देना कि सामाजिक क्रांति के लिए न केवल फंडामेंटल राइट बल्कि डीपीएसपी की विशेषता है, डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है, जो उनकी विशेषताएं निम्न प्रकार है। फिर सारी विशेषता बताओ, ये हेडिंग दो, ये एग्जाम्पल, ये हेडिंग एग्जाम्पल, हेडिंग एग्जाम्पल, हेडिंग एग्जाम्पल। ये हेडिंग आप ये हेडिंग दोगे, इधर एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हेडिंग दोगे फिर एग्जाम्पल हो जाएगा। दैट इज द वे ऑफ आंसर राइटिंग। यही आंसर राइटिंग का तरीका होता है, इसी से आप अच्छे नंबर पा सकते हो। यहाँ आपका फैक्ट भी हो जाता है, यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा
इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाए तो नॉर्मली नीति निर्देशक तत्वों में कई विचारधाराओं को समावेश किया गया है। और मैं विचारधारा को पहले बता दी थी कि अगर गांधीवादी विचारधारा की बात आए तो उसमें क्या तत्व होंगे। गांधीवाद किसकी बात करते हैं? गांधीवाद हमेशा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में गांधी जी का क्या मतलब उद्देश्य था कि देखो कोई दल नहीं होगा। दल नहीं होगा, कैसे होगा कि हम नीचे पहले ग्राम सभा के सदस्यों को चुनाव करेंगे, ग्राम सभा के सदस्य ब्लॉक सभा के सदस्यों को चुनाव करेंगे, ब्लॉक सभा के सदस्य विधायकों का चुनाव करेंगे, फिर ब्लॉक सभा के सदस्य ही जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव करेंगे और जिला परिषद के सदस्य सांसदों का चुनाव करेंगे। यानी कि चुनाव ऐसे हो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, नीचे से ऊपर पावर ट्रांसफर हो तो इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो गांधी जी हमेशा जो ग्राम सभा है उसको महत्व देते थे। गांधी जी हमेशा सभी के विकास सर्वोदय की बात करते थे, सभी का सर्वोदय हो, विकास हो, महिला और वंचित वर्गों का कल्याण हो। और गांधी जी हमेशा प्रकृति प्रेमी थे, आपको पता है, वो हमेशा पर्यावरण की, प्रकृति की, इनकी बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बताऊँ समाजवादी तत्वों की, अगर मैं बात करूँ आपसे, समाजवादी हमेशा किसकी बात करेंगे? समानता की। समाजवादी हमेशा किसकी बात करेंगे? जन कल्याणकारी राज्य की। समाजवादी विशेष तौर पर काम करेंगे सामाजिक न्याय की। वो हमेशा सकारात्मक भेदभाव करो और सकारात्मक भेदभाव इज द आरक्षण, रिजर्वेशन। वहीं अगर हम बात करें उदारवादी की, उदारवादी हमेशा बात किसी करेंगे? स्वतंत्रता की, व्यक्ति के अधिकारों की और भौतिकवादी दुनिया की। ये भौतिकवादी जाता है, भौतिकवादी दुनिया की ये बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ये तीन विचारधारा है, इन तीनों विचारधाराओं को डीपीएसपी में शामिल किया गया है। इसलिए ग्रेनविल अस्टीन ने एक बात बोली थी कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है वो किसी एक विचारधारा का नहीं है, क्योंकि दुनिया के अब तक जितने भी संविधान थे, जैसे पश्चिम के संविधानों की अगर हम बात करें तो पश्चिम के संविधान उदारवादी विचारधारा पर आधारित थे। वहाँ केवल राज्य को पुलिस राज्य के रूप में ही माना गया। जबकि हम रशिया यूएसएसआर के संविधान की बात करेंगे तो ये समाजवादी था। यहाँ केवल राज्य को जन कल्याणकारी माना गया, यहाँ केवल समाज को फोकस किया गया। लेकिन भारतीय जो संविधान है वह उसमें उदारवादी भी विचार, अच्छे जो अच्छे उदारवादी विचार हैं उनको भी शामिल किया गया है, जो अच्छे गांधीवादी विचार हैं उनको भी शामिल किया गया है और जो अच्छे समाजवादी विचार हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान किसी विचारधारा का मोहताज नहीं, बल्कि भारतीय संविधान तो सारी विचारधाराओं का समावेशन है। अगर दुनिया को किसी को भी अगर दुनिया में सारी विचारधाराओं, सारी आइडियोलॉजी का अगर कोऑर्डिनेशन देखना है तो उसे भारतीय संविधान देख लेना चाहिए। इसके बाद अब देखो, अब जो मैंने बात हो रही है, अब आपको देखना है कौन से अनुच्छेद किस किस विचारधारा के, ठीक है ना। तो कौन से अगर जैसे बात करें जैसे गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखो गांधीवादी जैसे ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात कौन करेगा? गांधीवादी। इसलिए ये ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, और आर्टिकल 40 में ये बात बोली गई है कि राज्य का दायित्व होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करें ताकि स्थानीय भागीदारी बढ़े, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। ये बात है नहीं है, तो ये आर्टिकल 14 में गांधीवादी विचारधारा लिखी गई। इसी प्रकार अगर हम बात करें आर्टिकल 43 की, तो इसमें लिखा गया है कुटीर उद्योग की स्थापना। तो कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो आपको पता है इसके लिए स्थापना भी की गई। तो ये गांधी जी हमेशा हथकरघा, कुटीर, लघु उद्योग की बात करते थे, इसलिए ये गांधीवादी विचारधारा होगी। इसी प्रकार अगर आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में लिखा है कि ST, SC और अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के और उनके लिए सामाजिक अन्याय है उससे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो गांधी जी भी आपको बताया दलितों के लिए, महिलाओं के लिए ये गांधीवादी विचारधारा का हिस्से थे। तो इसलिए ये आर्टिकल 46 भी गांधीवादी विचारधारा है। इसके अलावा आपको बताया गांधी जी मादक पदार्थों के विरोधी थे। गांधी जो है वो मादक पदार्थों का प्रतिरोध करते हैं, इसलिए आर्टिकल 47 ध्यान रखना। तो शराबबंदी है वो राज्य इसी आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही शराबबंदी लगाता है, क्योंकि शराबबंदी के अंतर्गत ही मतलब उसको ये 47 के अंतर्गत ही उसको दायित्व दिया गया है कि शराब वो राज्य क्या करेगा, मद एवं मादक पेय पदार्थ जितने भी एल्कोहल या जितने भी जो एडिक्शन वाली पदार्थ है उनको केवल दवाइयों के अतिरिक्त अन्य प्रयोग से, देखो आपको पता है कि दवाइयों में सारे
ड्रग्स एल्कोहल यूज होती, मतलब दवाइयों में काफ़ी चीज़ें कि नशे की चीज़ें यूज होती हैं, तो वहाँ तो चल जाएंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त उनका उपयोग को राज्य प्रतिबंध कर सकता है। और बिहार ने इसी आधार पर बिहार और गुजरात के द्वारा शराबबंदी को प्रतिबंध किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं बिहार में शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी का शराबबंदी होना गांधीवादी डीपीएसपी का क्या है, क्रियान्वयन है। ठीक है, तो क्रियान्वयन इसी का आर्टिकल 48 में एक बात बोली गई है। आर्टिकल 48 में बोली गई है कि गाय, बछड़ी या अन्य दुधारू, आपको होता है गांधी जी पशु हत्या के बहुत बड़े विरोधी थे, तो पशु हत्या जैसे गाय, बछड़ा या दुधारू पशु, यहाँ बात हुई दुधारू पशु की, गाय, बछड़ा या दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। और आपको पता है कि पशु हत्या, गाय हत्या रोक पर जो यूपी सरकार ने कानून पारित किया गया है, वो किस बात पर है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। क्यों? क्योंकि वो रोक क्या है, वो डीपीएसपी का क्रियान्वयन है नहीं है। अगर किसी सरकार ने गौ हत्या को प्रतिबंध किया गया, इसका मतलब क्या है, डीपीएसपी का क्रियान्वयन। क्योंकि डीपीएसपी का क्रियान्वयन, उन्होंने गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद में किए गए प्रोविजन को व्यावहारिक रूप से लागू किया है। ठीक है, ये तो है गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले। अब समाजवादी की बात आती है। अगर आपने समाजवाद के मूल्य पढ़ रखे तो आप उसमें दिक्कत नहीं आएगी। समाजवादी मैंने बताया था कि जन कल्याणकारी राज्य की फॉलो करता है, तो आपको पता है आर्टिकल 38 है, वो जन कल्याणकारी राज्य है। और जन कल्याणकारी राज्य इसका मतलब ये क्या है, समाजवादी है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय, आर्टिकल 39 बी और सी सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। और सामाजिक न्याय किसका विचारधारा है, वो समाजवाद की विचारधारा है। इसी प्रकार आर्टिकल 39 ए में एक बात लिखी है, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो गरीब और वंचित वर्ग हैं उनको उनका केस लड़ने के लिए निःशुल्क जो निःशुल्क वकील प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके लिए। तो ये भी सामाजिक न्याय कि वो व्यक्ति भी, अपने गरीब व्यक्ति भी केस लड़े, तो इसको क्रियान्वयन किया गया है। जैसे आप ये दो चीज़ देखो, निःशुल्क सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई है। जैसे एक योजना है प्रो लीगल, योजना का नाम है, पूरा पढ़ देता हूँ, प्रो लीगल सर्विसेज। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें इसमें मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया सरकार ने वेब आधारित, और इस प्लेटफॉर्म में यह है कि कोई भी वकील जो किसी गरीब का केस लड़ना चाहता है वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके बाद कोई गरीब के कोई अनहोनी हुई है तो उसको वकील चाहिए, तो वो इस साइट पर जा करके उस वकील की सहायता ले सकता है, अर्थात उसको निःशुल्क वकील मिल जाता है, केस लड़ लेता है। तो ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज है, ये किसका क्रियान्वयन है, ये आर्टिकल 39 ए का क्रियान्वयन है। तो मैं इन एग्जाम्पलों को इसलिए बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी तो बाध्यकारी है ही नहीं, तो कितने प्रासंगिक है कितने नहीं है, तो आपको बताना है कि पूरे प्रासंगिक है, हर प्रोविजन को लागू किया गया है। और आपको एक एक का एग्जाम्पल देते हुए बता देना है कि गांधीवाद में ये विचारधारा लागू की है, समाजवाद का ये प्रोविजन लागू कर दिया गया है, इससे आपका क्वेश्चन दमदार हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ एग्जाम्पल दे रहा है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। अगर आपको दिखाना है कि समान और निःशुल्क विधिक सहायता है जिसको क्रियान्वयन किया गया है, तो वहाँ दिखाना हाँ बिल्कुल प्रो बोनो लीगल सर्विसेज योजना, टेलीलॉ सर्विसेज योजना। टेलीलॉ सर्विसेज योजना क्या होती है कि इसमें क्या होगा, जो कॉमन सर्विस सेंटर होती है गाँवों में, आपने देखो गाँवों में सरकारी जो कॉमन सर्विस सेंटर होती है जहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं, उनमें क्या होता है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ लोगों को, ताकि वो कोई केस लड़ सके। ठीक है ना, और उनको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसी प्रकार न्याय मित्र में भी कुछ वो वकील टाइप में होते हैं ये भी। ठीक है ना, तो ये क्यों लागू किए गए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 39 को भी क्रियान्वयन करने के लिए। इसी प्रकार वंचित वर्गों जैसे बूढ़े, बुढ़ापा, जो बीमारी है या निःशक्त साझा परिस्थित जो लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा करना, उनको कुछ आधारभूत सुविधा प्रोवाइड करवाना, तो ये किसका, समाजवाद का। इसी प्रकार काम मजदूरों के हितों की सुरक्षा, ये समाजवादी विचारधारा बात करती है इसके। और जो पोषाहार है आर्टिकल 45 में है पोषाहार, तो आर्टिकल 45 में जो पोषाहार की व्यवस्था है, मिड डे मील है, ये भी तो जन कल्याण का राज्य का उदाहरण है। तो ये किस विचारधारा की विशेषता है, ये समाजवादी विचारधारा। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको याद ना करना पड़े कि कौन सा अनुच्छेद समाजवाद का है। आपने यदि समाजवाद के कुछ कीवर्ड पढ़ रखे हैं कि समाजवाद सामाजिक न्याय की बात करेगा, समानता की बात करेगा, गरीबों कल्याण की बात करेगा, तो जो गरीबों कल्याण के लिए है वो समाजवाद हो जाएगा। जैसे कामगारों के लिए है तो समाजवाद, पोषाहार है तो समाजवाद, अगर सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो समाजवाद, अगर जन कल्याण का राज्य की बात हो रही है तो भी समाजवाद। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं इसमें,
इसके बाद यदि हम और आगे बढ़े इसमें, देखो इसके बाद उदारवादी मैंने बताया था, उदारवादी हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, व्यक्ति के अधिकारों की बात करेंगे, है ना, और सबको एक जैसा करेंगे और एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करेंगे। तो जैसे आप बात करते हो आर्टिकल 44, ये समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि जितने भी सिविल कानून है, सिविल कानून मतलब व्यक्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित, विवाह के कानून, तलाक के तरीके, विवाह, तलाक, देखो एक तो विवाह, एक तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक लेना, गोद लेना और संपत्ति, ये सभी जो कानून है ये समान होंगे। और आपको पता है कि आज हमारी संस्कृति में हर संस्कृति यानी हिंदू धर्म के अलग कानून है, इस्लाम धर्म के अलग कानून है, ईसाइयों के अलग कानून है, और जो नॉर्थ ईस्ट की जो जनजाति है उनके अपने अलग कानून है। तो उनको सबको रद्द करके एक कॉमन कानून बनाया जाए, ये बात सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड बात करता है। और इसको लेकर के बड़ा डिस्प्यूट भी रहा, आज तक ये लागू नहीं हुआ। ये आर्टिकल है आज तक लागू नहीं हो पाया। इसका कारण भी देखेंगे क्यों लागू नहीं हुआ, लेकिन ये आज तक लागू नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये जो बात करेंगे उदारवादी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, उदारवादी हमेशा सबको इक्वल करेंगे। दूसरी बात, उदारवादी विज्ञानवाद यानी भौतिकतावादी है तो विज्ञानवाद को बढ़ावा देंगे। जो निःशुल्क शिक्षा है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में, वो भी उदारवाद से विचारधारा है। उदारवादी हमेशा सीमित सरकार की बात करते हैं, किसकी? सीमित सरकार की। और सीमित सरकार का मतलब है शक्ति पृथक्करण, क्योंकि अगर सरकार के अंगों में शक्ति पृथक्करण होगा तो लिमिटेड होगी, क्योंकि जब शक्ति बटी हुई रहती है तो कम रहती है, लेकिन शक्ति जब किसी एक ही व्यक्ति के पास केंद्रीकृत होकर आ जाती है तो शक्ति केंद्रीकरण बढ़ जाता है और उससे उसकी तानाशाही बढ़ जाती है, तो उससे राज्य की शक्तिशाली बढ़ जाती है। और जब राज्य शक्तिशाली हो गया तो व्यक्ति के अधिकार सीमित हो जाएंगे। और इसी शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत उदारवादी हमेशा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही है जो उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है, जो उनके कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसके अलावा उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझौता, विधि, उदारवादी विचारधारा में विश्वास करती है। तो ये सारे जो विचारधारा अनुच्छेद है उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि भारतीय संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें हमने भाग 4 के बाहर रखा गया है डीपीएसपी के रूप में। तो आर्टिकल 350A इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगी, ये राज्य को ये भी निर्देश है, ये भी डीपीएसपी है, लेकिन ये भाग 4 से बाहर है। किसमें? आर्टिकल 350A में। और 350A में अगर हम बात करें 350A में, तो 350A में लिखा हुआ है कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगी, प्राइमरी यानी 0 से 5 मतलब जो 5वीं कक्षा तक, जो 5th स्टैंडर्ड तक जो एजुकेशन दी जाएगी वो किस में होगी? उसकी लोकल लैंग्वेज में होगी, लोकल लैंग्वेज। दूसरी बात, आर्टिकल 351 में संघ की भाषा की बात की गई है, वो भी राज्य का डीपीएसपी का राज्य को निर्देश है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो संघ की भाषा है उसको बनाए रखने का काम करें। इसके बाद आर्टिकल 35 में, ये भी डीपीएसपी है। आर्टिकल 35 दो चीज़ों से है, ये आप रिजर्वेशन दे रहे हो, किसी जॉब में रिजर्वेशन दे रहे हो, अब जॉब में रिजर्वेशन दिया तो जो कम योग्यता वाला व्यक्ति वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर ये माना जा रहा है कि जब कम एलिजिबिलिटी वाला व्यक्ति जब उसमें भागीदार में शामिल हो जाएगा, शासन में आ जाएगा, तो कहीं उसकी एफिशिएंसी कम ना हो जाए, तो उससे शासन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़ जाए। इन दोनों में आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि रिजर्वेशन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समाज के एक वंचित वर्ग की भागीदारी करनी है, समाज का एक वंचित वर्ग का व्यक्ति आपको शामिल करना है, तो रिजर्वेशन देना जरूरी है, रिजर्वेशन दिया भी जाना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन देते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिजर्वेशन से प्रशासनिक दक्षता पे कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए प्री में कि वे कौन से अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी के अलावा भारत में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में काम करते हैं, तो आर्टिकल 350, आर्टिकल 351 और आर्टिकल 335, ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपको इससे दूर करते हैं। ठीक है। अब जो मैंने आपको विवाद पढ़ाया था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का, जो मैंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो आपको विवाद बताया था, ठीक है ना, वो विवाद देखते हैं। देखो इन विवादों को देखें, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का, तो इनमें विवाद शुरू से रहा, लेकिन शुरू का जो कार्यकाल रहा इसमें सामंजस्यपूर्ण संबंध रहा। सामंजस्यपूर्ण संबंध
प्रथम संविधान संशोधन किया गया और प्रथम संविधान संशोधन में चंपकम दोहराई मामले के दिए गए डिसीजन को सरकार ने बदल दिया और इसमें डीपीएसपी को वरीयता दी गई थी, किससे? फंडामेंटल राइट से, क्योंकि डीपीएसपी यानी सामाजिक न्याय, समाज का कल्याण। तो 1951 के टाइम पर यह न्यायपालिका भी जानती थी कि इस समय हमें देश के कल्याण, सामाजिक न्याय की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें व्यक्तियों के कुछ अधिकारों को अगर सीमित कराना भी पड़े तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही हुआ था इस दौरान। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता मिली थी गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट है वो सर्वोच्च है, उनमें ना तो संसद संशोधन कर सकती है और ना ही डीपीएसपी के नाम पर उनको दबाया जा सकता है। अब ये सरकार के समक्ष बड़ी दुविधा आ गई कि अगर हम डीपीएसपी, अगर फंडामेंटल राइटों को बदलेंगे नहीं या थोड़ा बहुत उनको सीमित नहीं करेंगे तो सामाजिक न्याय कैसा होगा? और यदि सामाजिक न्याय नहीं होगा तो बेचारी कोई सरकार सत्ता में कैसे आएगी? वो हमेशा वो क्या जवाब देगी जनता को? जनता न्यायपालिका को कोई नहीं जानता। जनता सवाल पूछती है गवर्नमेंट से कि आपने मेरे कल्याण के लिए क्या किया, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन न्यायपालिका ने वो रोक दिया। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि बैंकों को गरीबों के लिए लोन दिया जाए, ठीक है ना। इस दौरान इंदिरा गांधी ने, ये हो गया 1967 में घटना हो गई। अब घटना आगे बढ़ा था 1967 के बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने 3-4 संशोधन किए, क्योंकि इंदिरा गांधी को लड़ना था 1971 में चुनाव। तो 1969 में कई संशोधन किए उसने। एक तो क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, फिर प्रिवी पर्स था जो राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार दे रखे थे उसको समाप्त कर दिया, है ना। और के संशोधन करते संविधान में, और संशोधन किसके माध्यम से किया गया? अध्यादेश के माध्यम से। अध्यादेश का मतलब है कि संसद की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति से पास करवा दिया। जब ये मामला, ये व्यक्ति बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाले और ये व्यक्ति जब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, आर सी कूपर बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का केस पहुंचा, क्योंकि आर सी कूपर का एक बैंक था, उस बैंक को सरकार ने हड़प लिया, उसको 10-50 रुपये पकड़ा दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रिवी काउंसिल है, इसका मामला पहुंचा ज्योतिरादित्य सिंधिया केस, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, इसका बाप था सिंधिया केस, माधवराज सिंधिया केस। तो माधवराज सिंधिया केस पहुंचा प्रिवी पर्स को। माधवराज सिंधिया ने बोला कि हमको जो विशेष अधिकार दिए गए थे हमारे हितों की सुरक्षा के लिए, उनको सरकार द्वारा छीन लिया गया है। सरकार ने बोला था कि भाई हमें सामाजिक न्याय स्थापित करना है तो इनको समाप्त करना पड़ेगा, तभी गरीबों की भलाई होगी। तो ये बात इंदिरा गांधी भी जानती थी कि चूंकि मैंने अध्यादेश से किया है इसलिए न्यायपालिका इनको रद्द करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनको लागू करवा दिया और न्यायपालिका में जाकर के रद्द हो गई। और उसके बाद इंदिरा गांधी जब चुनावों में वोट मांगने गई तो उसने एक ही बात बोली, देखो भाइयों बहनों, हमने आपके गरीबों के कल्याण के लिए, हमने राजा महाराजाओं के जो विशेष अधिकार है उसको समाप्त करने की कोशिश करी, हमने आपके बैंकों में आपको विशेष सुविधाएं, बैंकों में आपको ऋण दिलाने के लिए हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन ये न्यायपालिका है हमें करने नहीं देती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे इतना बहुमत दो कि मैं न्यायपालिका को भी धूल चटा दूँ। और बात यही हुई कि 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और पूर्ण बहुमत से जीती। किससे? और पूर्ण बहुमत से जीती। इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 एक के बाद एक संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा कर दिए गए थे, क्योंकि ये जो गोलकनाथ वाद आया था, गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, जो 368 है ये आर्टिकल 13(2) की जो विधि है उनमें शामिल है। 368 किससे? संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) में शामिल है, अतः संविधान संशोधन के माध्यम से भी आप फंडामेंटल राइटों को चेंज नहीं कर सकते। ये बात बोली गोलकनाथ वाद में। 24वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने इस बात को उल्टा कर दिया। 24वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने 368 में 5 जोड़ा और 13 में 4 जोड़ा। 13 में 4 में जोड़ के एक ही बात लिखी कि 368, यानी कि 368 13 का भाग नहीं है। और यही बात उसने 368 में जाके लिखी। 368 में यही बात लिखी कि जो 368 है वो विधि नहीं मानी जाएगी, वो अलग विधि है, संविधान संशोधन अलग विधि है, अर्थात वो 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते। 24 में भी ये काम किया। 25 में संविधान संपत्ति के अधिकार को मैंने बता दिया क्या बाट लगा दी। 26 में उसने क्या किया? प्रिवी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 27 में संविधान संशोधन में उसने प्रिवी पर्स से उसको खत्म कर दिया। अब ये संविधान संशोधन संसद के माध्यम से किए गए थे, इसलिए न्यायपालिका भी इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए न्यायपालिका इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए इंदिरा गांधी के टाइम पर डीपीएसपी को वरीयता दे दी गई थी। ये देखो
42वां संविधान संशोधन में डीपीएसपी को बढ़ता दी गई थी और इसमें फंडामेंटल राइटों को सीमित कर देगा। ये मामला फिर मिनर्वा मिल्स केस में पहुंचा और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सामंजस्य बनाए रखो। क्या बनाए रखो? सामंजस्य बनाए रखो। हमारे लिए डीपीएसपी भी जरूरी है और हमारे लिए फंडामेंटल राइट भी जरूरी है। और बोला कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, दो डीपीएसपी, एक तो आर्टिकल 39B और 39C, इनको लागू करो, तब आपको फंडामेंटल राइटों का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य सबको लागू करने में फंडामेंटल राइटों का दुरुपयोग नहीं करोगे। अर्थात दो के लिए फंडामेंटल राइट सीमित किए जा सकते हैं, सभी के लिए नहीं। इसके बाद तो न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका खुद ही अब डीपीएसपी को लागू करवाने की भूमिका में आ चुकी है। ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन यही आ जाए आपसे कि डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी क्या है? गैर वैधकारी है। तो डीपीएसपी गैर वैधकारी है तो फिर इनका प्रासंगिकता क्यों? तो फिर इनका कोई महत्व नहीं है। तो फिर आपको इसका खंडन करना है, फिर आपको इसको विरोध करना है कि नहीं, डीपीएसपी गैर वैधकारी है, सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है, सरकार की नैतिकता पे डिपेंड करता है, लेकिन हर सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास किया है। और अब आपको एग्जाम्पल देना है बैक टू बैक। जैसे शराबबंदी करना, किस आर्टिकल का क्रियान्वयन किया है? आर्टिकल 47। इसी प्रकार गाय के वध को दंडनीय अपराध घोषित करना, किस आर्टिकल का क्रियान्वयन किया है? आर्टिकल 48 का। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रथम संविधान संशोधन, जिसमें ST SC के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष अधिकारों की बात की गई थी, किस अनुच्छेद का क्रियान्वयन किया था? आर्टिकल 46 का। इसी प्रकार अगर नालसा एक्ट आया था 1984 में, जिसमें निःशुल्क और न्यायिक सहायता की बात करी गई थी, तो ये किस आर्टिकल का क्रियान्वयन करता है? आर्टिकल 39A में, क्योंकि आर्टिकल 39A में राज्य का यह दायित्व है कि राज्य निःशुल्क न्यायिक सहायता करेगा। और इसके लिए राज्य ने नालसा एक्ट लेके आया, जिसमें नेशनल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री में लोगों को, जो समाज के वंचित वर्ग है उनको। और फिर मैंने अभी देखा था ये प्री बोनो लीगल सर्विसेज, टेलीलॉ सर्विसेज, इनका क्रियान्वयन किसके लिए? आर्टिकल 39A के क्रियान्वयन के लिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवीवर्स, क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या होता है कि बैंक किसी एक ही व्यक्ति का था पहले, जब ये प्राइवेट बैंक थे तो एक ही व्यक्ति के पास था, तो उस समय क्या था? आर्थिक केंद्रीकरण था। तो अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो आर्थिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा। और ये किसका क्रियान्वयन है? आर्टिकल 39B और C का। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवर्स को खत्म करना, ये किसका है? आर्टिकल 39B और C का क्रियान्वयन है, क्योंकि आर्टिकल 39B और C संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार को समाप्ति, इस बात का संकेत है कि जो संपत्ति का अधिकार हमेशा डीपीएसपी के साथ टकरा रहा था वो अब नहीं टकराएगा। इसी प्रकार आप बात कर सकते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये आर्टिकल 46 का क्रियान्वयन है। इसी प्रकार आर्टिकल 40 का क्रियान्वयन 73वां 74वां संविधान संशोधन है, क्योंकि आर्टिकल 40 में बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन की स्थापना की जाए। और आर्टिकल संविधान संशोधन 73वां 74वां में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन का प्रोविजन कर दिया। अर्थात आपसे पूछा जाए कि क्या डीपीएसपी का कोई महत्व नहीं है, तो बोलना डीपीएसपी के ही पूरे महत्व है, इतने डीपीएसपी आज तक लागू कर दिए। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि चलो ठीक है, ये तो समाजवाद के दौर में ठीक है, कि समाजवाद के दौर में इसलिए जरूरी है क्योंकि समाजवाद में राज्य की भूमिका ज़्यादा है, सारे उद्योग राज्य के हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्रों में राज्य की भूमिका है, तो राज्य का भूमिका ज़्यादा है, इसलिए राज्य की भूमिका ज़्यादा होगी तो राज्य जन कल्याणकारी कर सकता है ना, राज्य डीपीएसपी का क्रियान्वयन कर सकता है। लेकिन 1991 में भारत ने LP और G अपनाया, और LPG अपनाने में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया हमने लिबरलिज्म को अपनाया हमने, ठीक है ना, हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। तो इस दौर में जब हमने इनको अपनाया है तो इस दौर में डीपीएसपी की कितनी प्रासंगिकता है? क्यों? क्योंकि अब हमने 1991 के बाद हमने अपना दी कौन सी? बाजारवादी इकोनॉमी। और बाजारवादी इकोनॉमी किस पे काम करती है? प्रॉफिट पे काम करती है, ये जन कल्याण पे काम नहीं करती। तो फिर डीपीएसपी प्रासंगिक कैसे? कि अब बाजारवाद की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अब राज्य की भूमिका कम हो जाएगी, राज्य की खुद के अधिकार सीमित हो जाएंगे, तो राज्य जन कल्याणकार कैसे करेगा? राज्य की खुद की जन कल्याणकारी कैसे करेगा? राज्य की भूमिका सीमित हो जाएगी जो।
इसी प्रकार आपको पता है कि आज हम ईज ऑफ डूइंग को चाह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग, और ईज ऑफ डूइंग में मजदूरों के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग में हम कह सकते हैं और जो बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये मजदूरों के अधिकारों को कम कर रहा है, इसका मतलब डीपीएसपी का आर्टिकल 43 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो ईज ऑफ डूइंग को आप बढ़ाओगे तो कैसे आप 41, 42, 43 आर्टिकल का क्रियान्वयन कर पाओगे। इसी प्रकार आज आपकी जो न्याय व्यवस्था है बहुत महंगी हो गई है। तो न्याय व्यवस्था महंगी हो गई है तो आर्टिकल 39A जो निःशुल्क न्याय व्यवस्था की बात करता है वो कैसे क्रियान्वयन हो पाएगी। तो इसलिए बोला गया कि उदारवादी के दौर में, वर्तमान दौर में डीपीएसपी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राज्य की भूमिका सीमित होती जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन की भूमिका बढ़ती जा रही है, मार्केट इकोनॉमी की भूमिका बढ़ती जा रही है, तो इनकी प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन कब अपनाया 1991 में, उसके बाद भी हमने डीपीएसपी का क्रियान्वयन किया है 73वां 74वां, कब आया 1993 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का जो हमने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया, जो इस बात का संकेत है कि हाँ, हम निजीकरण के दौर में जा रहे हैं, फिर भी राज्य की भूमिका, फिर भी डीपीएसपी का क्रियान्वयन हुआ है नहीं हुआ। इसी प्रकार एमजी मनरेगा को 2005 में क्रियान्वयन किया गया, तो ये रोजगार का अधिकार दिया गया था। यहाँ ये रोजगार का अधिकार दिया गया, तो ये भी डीपीएसपी का क्रियान्वयन है। इसी प्रकार 2013 में सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा एक्ट लेके आई, जिसमें खाद्यान्न अधिकार को रोजगार दिया गया, खाद्यान्न को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, तो ये भी राज्य की भूमिका है नहीं है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, इतना नहीं, आर्टिकल 46 में भी है ये प्रोविजन। तो इनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि उदारवाद के दौर में डीपीएसपी व्यावहारिक रूप से सही नहीं है। ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है कि उदारवाद के युग में डीपीएसपी है उनकी प्रासंगिकता नहीं है। बोलना कि प्रासंगिकता है, बस साधन बदला है। साधन क्या बदला है कि पहले डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए सरकार को संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, वो संसाधन सरकार खुद अपने पैसे से लगाती थी, चाहे गरीबों का कल्याण करना हो, उनको विशेष वस्तुएं प्रोवाइड करवाना हो। और समाज पैसे कहाँ से कमाती थी? समाज अपने उद्योगों से कमाती थी, खुद के उद्योग होते थे, ठीक है। लेकिन अब साधन क्या बदलेगा? अब सरकार करों के माध्यम से इनकम कमाती है, और उस करों के माध्यम से कमाई गई इनकम से वो डीपीएसपी के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जन कल्याण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज किसान कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित योजना, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं चल रही है, कल्याणकारी योजना चल रही है, और सारी योजनाओं को एग्जाम्पल में बता सकते हो कि हाँ, उदारवादी हमने अपना लिया, हम आज प्राइवेटाइजेशन की ओर अपने बढ़ रहे हैं, हमने आज राज्य की भूमिका सीमित होती जा रही है, लेकिन फिर भी डीपीएसपी क्रियान्वयन किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य की भूमिका केवल पैसे कमाने के मामले में सीमित हुई है, लेकिन टैक्स वसूलने के मामले में सीमित नहीं हुई। तो राज्य ने अपने आय के स्रोतों को बदला है। पहले राज्य के आय के स्रोत खुद के उद्योगों पर डिपेंड करते थे कि उसके उद्योग प्रॉफिट कमाएंगे, उससे जो इनकम होगी उसको हम लोगों के कल्याण में काम करेंगे। अब राज्य ने बोला कि नहीं, अब बिजनेस करना प्राइवेट का काम है, हम उससे सिर्फ टैक्स वसूलेंगे। वो कह सकते हैं कि राज्य के उद्देश्य में बस उसकी भूमिका में परिवर्तन हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जो आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता। और जैसा कि मैंने समान नागरिक संहिता के बारे में आपको बताया है कि समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि जो सभी वर्गों के विवाह, संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकार, इनके सभी के कानून समान होंगे। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक वाले मामले में या सहानो केस आया था, जिसमें मुसलमान महिलाओं के साथ जो उनको विशेष अधिकार नहीं है, उनके साथ शोषण किया जाता है, उनके साथ भेदभाव है, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंटों में बोला कि हमें समान नागरिक संहिताएं उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। लेकिन सरकार इनका अभी तक क्रियान्वयन नहीं कर पाई। हालांकि ये गोवा एक ऐसा राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर रखी है, अदरवाइज कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर रखी हो। लेकिन इसकी चुनौती क्या है?
वो हम देखते हैं। देखो पहली चुनौती तो है कि डीपीएसपी की प्रकृति। डीपीएसपी की प्रकृति कैसे? गैर वैध, अनफोर्सेबल, नॉन फोर्सेबल बोल सकते हैं। ये नॉन फोर्सेबल है तो ऐसी स्थिति में राज्य की नैतिकता पर डिपेंड करती है, और ऐसी स्थिति में राज्य की नैतिकता पर डिपेंड करती है तो राज्य की इच्छा पर डिपेंड करती है, तो राज्य इनका क्रियान्वयन करे या नहीं करे। इसलिए राज्य इनके क्रियान्वयन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल मामला और साहेनु बाला जो मामला है, इन दोनों केसों में सरकार को निर्देश दिए थे कि समान नागरिकता संहिता पे विचार किया जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार को पता है बाध्यकारी नहीं है। तो एक बाध्यकारी नहीं है इसलिए लागू नहीं हो पाई। दूसरी बात, धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार। आपने आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक जो धार्मिक और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दे रखे हैं उनके विरोध में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अल्पसंख्यकों को अधिकार दे रखे हैं, वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, वो अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं। और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे अल्पसंख्यक हैं। तो फिर ये अपने विवाह के नियम भी अपने होंगे, इनके संपत्ति के नियम भी अपने होंगे, अपनी संपत्ति का, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ये दत्तक मतलब पुत्र गोद लेने के अधिकार अपने होंगे। तो बोला कि जब इनकी संस्कृति के ये जो इनके जो पर्सनल कानून है जो इनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यदि हम समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो इनके ये कानून सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इससे इनकी जो सांस्कृतिक विविधता है इसको नुकसान पहुंचेगा। तो मौलिक अधिकार है वो समान नागरिक संहिता से टकराते हैं, इसलिए इनको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता, आपको पता है आर्टिकल 371 में आपने देखो ABCDEF, इनको आगे देखेंगे। एफ तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हमने विशेष अधिकार दे रखे और ये विशेष अधिकार उनकी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें नागालैंड, जिसमें मणि, नगा और मणि, नगा और मिजो, इन जनजातियों के जो अपने व्यक्तिगत कानून हैं विवाह के, तलाक के, इन कानूनों में संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये कानूनों को बनाने की शक्ति इन्हीं के पास है। अब हम कॉमन कानून बना देंगे, सबके लिए एक जैसा कानून बना देंगे, तो फिर इनके ये कानूनों का उल्लंघन होगा। और ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता से जो सांस्कृतिक विविधता है वो नष्ट होगी, क्योंकि हर संस्कृति का व्यवहार, तलाक और जो तरीका है वो अलग अलग है, और यदि हम उसको कॉमन कर देंगे तो उससे सांस्कृतिक विविधता है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए यूसीसी में, यूनिवर्सल सिविल कोड में क्या हुआ? लागू नहीं हो पाई। और राजनीतिक इच्छाशक्ति यानी कि देखो, अगर हम इनको एक जैसा लागू करेंगे तो कई वर्गों का विरोध भी करेगा, कई वर्ग इसका विरोध भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार किसी का विरोधी नहीं बनना चाहती, इसलिए कोई भी सरकार इनको लागू नहीं करना चाहती। ये तो थे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। ये अनुच्छेद पूरे लिखे हुए हैं, अनुच्छेदों को जरूर याद कर लेना। और देखो सब क्या आगे लिखा हुआ है समाजवादी को, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, देखो इसको हटा देते हैं, एक मिनट। देखो ये जो अधिकार ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा समाजवादी अनुच्छेद है और निम्न में से कौन सा समाजवादी अनुच्छेद नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो राज्य, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। कौन सी दी गई है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा इसमें 4 चीज़ दी गई है। मैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राज्य की सामान्य परिभाषा होती है कि राज्य के पास अपनी जनसंख्या हो, ठीक है, राज्य के पास अपनी संप्रभुता हो, राज्य के पास अपनी सरकार हो, और राज्य के पास अपनी जनसंख्या भूभाग हो, वो राज्य होगा। और यही इस बार यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन भी आया था। हालांकि उसने एक सेंटेंस बना के दिया था, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दिया, उसने सेंटेंस बना के दे दिया। तो सेंटेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपके समझ में पहले से आ चुका है। तो सामान्य रूप से राज्य की परिभाषा ये है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि गैर वैध योग है, ये केवल डायरेक्शन है, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बात लगी है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 में राज्य को कैसा बनाया गया है? जन कल्याणकारी। राज्य कैसा होगा? जन कल्याणकारी। और इसीलिए ये राज्य है, आर्टिकल 38 का जो राज्य है ये राज्य समाजवादी राज्य है।
मौलिक अधिकारों का जो राज्य है वो उदारवादी राज्य, ठीक है। आर्टिकल 39 में राज्य का अनुकरणीय कुछ नीति दी गई है जो राज्य उनको फॉलो करेगा। आर्टिकल 39A में समान एवं निःशुल्क न्यायिक विधिक सहायता की बात की गई है। समान एवं निःशुल्क न्यायिक विधिक सहायता है यानी कि किसी को फ्री में वकील की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने आपको पता है नालसा एक्ट लागू किया था। इसी के लिए सरकार ने आपको पता है कि प्र बोनो जो लीगल सर्विस है जो अभी ने बताया था वो लागू किए। तो इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य ने कई काम किए। तो देखो इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए भी राज्य ने कई काम किए। इसी प्रकार गांधीवादी जो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और ग्राम पंचायतों का गठन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और इसलिए गांधीवादी की अगर हम बात करें तो इसको क्रियान्वयन करने के लिए हमने क्या है आर्टिकल 73वां और 74वां संविधान संशोधन लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 41 समाजवाद से जुड़ा हुआ है जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगा। और लोक सहायता, शिक्षा, तो इसके लिए आप देख सकते हो RTE, इसके लिए आप देख सकते हो मनरेगा, इनका क्रियान्वयन किया गया। मनरेगा के लिए लोगों को उनकी लोक सहायता, उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 42 ये भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा है काम को न्याय संगत और मानवोचित दशा, यानी कि जो व्यक्ति काम करेगा वो ऐसी दशाओं में काम करवाए उसको जो व्यक्ति के काम करने के अनुकूल हो, उसका शोषण नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने बंधुता प्रतिषेध एक्ट लेके आई है सरकार। इसके लिए सरकार ने समान जो मजदूरी एक्ट है उसको लेके आई है, मिनिमम वेज एक्ट है उसको लेके आई है। तो ऐसी बात नहीं है, इनके क्रियान्वयन के लिए हर सरकार ने प्रयास किए। इसके बाद आर्टिकल 43 ये समाजवादी और गांधीवादी दोनों है क्योंकि ये किसको काम करता है, मजदूरों के लिए। और मजदूरों के कल्याण के लिए गांधी जी भी समर्थन करता है तो समाजवादी भी समर्थन करते हैं। आर्टिकल 43A ये उद्योगों के प्रबंध में, यानी कि देखो उद्योग है, उस उद्योग में अगर कोई नियम बनाने हैं तो वहाँ में उनका अपना, उनकी जो कामगार है, मजदूर है, उनका भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ होना चाहिए। कोई व्यक्ति उनका भी बातों को रखने के लिए होना चाहिए। तो अगर मान लें कि अगर कंपनी के डिसीजन में जो मजदूर है उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उन्हें कल्याण होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 43 में सहकारी समितियों के गठन की बात की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो व्यक्ति के कल्याण, जो समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। आर्टिकल 44 ये समान नागरिक संस्था है और समान नागरिक का बचाव उदारवादी है। आर्टिकल 45 तो आर्टिकल 45 की लैंग्वेज क्या थी, प्रारंभ रूप से ये था, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम ये था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। ये था आर्टिकल 45 में। लेकिन आपने देखा वो 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वां संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल इसको क्या कर दिया, 6 से 14 वाले प्रोविजन को जोड़ दिया फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21A में। और 21A में लिख दिया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता दी जाएगी और ये क्या होगा, उसको फंडामेंटल राइट हो गया। और आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष को हटा करके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रोविजन कर दिया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की उनके न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन, उनकी केयरिंग, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की। और इसलिए आपने देखा होगा अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को भी अब शिक्षा में शामिल कर दिया गया है। प्री स्कूलिंग के लिए उसका प्रोविज़न लागू कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि अब राज्य का ये भी जिम्मेदारी है कि प्री स्कूलिंग को भी फोकस करें। इसके अलावा ST SC के लिए जो रिजर्वेशन है वो समाजवादी विचारधारा है। और जो पोषाहार की व्यवस्था है, मिड डे मील है, ये मिड डे मील आर्टिकल 47 का क्रियान्वयन है, मिड डे मील की व्यवस्था, ठीक है। और इसी में बाद में जोड़ा गया था जो आपने देखा होगा 47A में ही जो ये है, मतलब ये शराबबंदी है वो 47 का ही भाग है। इसके अलावा 48 में है ये पशुपालन से संबंधित, तो इसको क्रियान्वयन किया गया। अगर हम बात करें 48 पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये बाद में जोड़ा गया था 44 संविधान संशोधन में, ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो इसके लिए भी आपको पता है इसको क्रियान्वयन किया गया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया नहीं गया, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। वनों के अधिकार के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये जो एक्ट आए हैं ये किसका क्रियान्वयन है, ये इन्हीं का क्रियान्वयन है। इसी प्रकार 49 में दिया गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की स्थापना की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। 40 में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है और शक्तियों का पृथक्करण आज किसका भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का। और शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने कार्यों में काम करेंगे, अपने अपने कार्यों में काम करेंगे और किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे,
ठीक है ना। और इसलिए शक्ति पृथक्करण किया गया। और 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध है। तो ये अनुच्छेद भी एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि इनको यूज करना है आपको किसमें, जब आपको सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति लिखनी है तो आपको यूज करना है इन्हीं चीज़ों को। जब आपको प्रशासन लिखना है तो इन्हीं चीज़ों को यूज करना है, ठीक है ना। जब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करनी है तो भी इन्हीं चीज़ों को यूज करना है आपको, ठीक है ना। तो उसमें आपको इन्हीं चीज़ों को यूज करना है। अरे ठीक है ना। तो ये तो है हमारी डीपीएसपी। अब हम थोड़े से बेसिक ड्यूटीज़ पे आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता है कि भारत के मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी। और इनको ये कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से। और एक बात बता दूँ, यूएसएसआर कौन सा था, समाजवादी। और ध्यान रखना, जब उदारवादी अधिकारों की बात करते हैं वहीं समाजवादी कर्तव्यों की बात करते हैं। तो डेफिनेटली कर्तव्य है तो समाजवादी है। तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को समाजवादी घोषित करने के लिए कर्तव्य भी जोड़े थे। इसमें होता क्या कि इनके लिए हमने आर्टिकल 51A, ये गलत, ये होना चाहिए यहाँ, ये 51 नहीं है, 51A है। और भारतीय संविधान का भाग 4A ये जोड़ा गया था इनके अंतर्गत, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत मूल संविधान जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है। और ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों में अधिकार भी छुपा हुआ है। कर्तव्य नहीं, ये अधिकार है। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये अधिकार है कि उनको शिक्षा दी जाए। तो ये क्या है, अधिकार है। इसलिए आप देखो, ह्यूमन राइट जो घोषणा पत्र है, ह्यूमन राइट घोषणा पत्र है यूएनओ का, उस यूएनओ का जो ह्यूमन राइट घोषणा पत्र है उस वो क्रियान्वयन करने में भारत की प्रस्तावना, भारत के फंडामेंटल राइट, भारत के डीपीएसपी और भारत का मौलिक कर्तव्य भी व्यवहारिक रूप देते हैं उनको लागू करने में, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या कर्तव्य है। ये कर्तव्य इनको पढ़ लेना कि संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय प्रतीकों का पालन करें, देश की अखंडता को बनाए रखें। इनको एक बार जरूर आप सरसरी निगाह से निकाल लेना। कई बार इनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, मतदान करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है ना। और ये 11वां है, ये बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन में, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात आती है मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इनमें क्या संबंध है। तो देखो, एक संबंध तो यह है कि मूल कर्तव्य और डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट क्या है, बाध्यकारी, ठीक है। दूसरी बात, मूल अधिकार है वो व्यक्ति मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति को ज़्यादा पावर देते हैं, जबकि डीपीएसपी और नीति निर्देशक तत्व राज्य को ज़्यादा पावर देते हैं। क्योंकि मूल कर्तव्य क्या कहता है कि राज्य के प्रति निष्ठा रखो, तो राज्य के प्रति व्यक्ति की सीमितता को सीमित करते हैं। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। हालांकि संसद कुछ एक्ट बना करके कुछ मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बना सकते हैं। जैसे संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट बनाया था 1971 में, और इसके बाद जो मूल कर्तव्य था हमारा ये दूसरा, पहला, इसको बाध्यकारी बना दिया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान रखना कि मूल कर्तव्य हैं वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संसद उनको बाध्यकारी बना सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि विभिन्न केस आए थे, विभिन्न समिति आई थी, उन्होंने क्या क्या बोला है मूल कर्तव्यों पे, वो भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एमसी मेहता वर्सेज इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय मूल कर्तव्यों के संबंध में ये निर्देश दिए कि देखो, एक तो शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 1 घंटे पर्यावरण से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब पर्यावरण और वन्य जीवों के जो कर्तव्य है, क्योंकि न्यायपालिका ने बोला कि आप लोगों ने कर्तव्य दिया, लेकिन कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाएगा, इसलिए इनको क्रियान्वयन करने के लिए न्यायपालिका ने एक निर्देश तो ये दिया एमसी मेहता बाद में कि जो स्कूल है उन स्कूलों में वीक में कम से कम 1 घंटे, वीक में कम से कम 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे सीखें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने आप को कमिटेड करें। इसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार, दूसरी बात, और इसके लिए केंद्र सरकार निःशुल्क किताब बांटेगी पर्यावरण की, फिर और टीचरों की व्यवस्था करेगी। और इसके लिए जो स्वच्छता सप्ताह का हर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी है वो स्वच्छता सप्ताह चलाएगी, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सचेत हों।
ये बात बोली गई थी MC मेहता बाद में। तो MC मेहता बाद में कुछ नहीं, जो पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है उसको बाध्यकारी बना, उसको कार्यान्वयन करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद मूल कर्तव्यों पर शिक्षण के विषय में जस्टिस वर्मा समिति 1999 में जस्टिस वर्मा समिति गठित की गई थी और इसने बोला कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम और शिक्षा के कार्यक्रम में उच्चतर व्यवसाय शिक्षा करना, यानी कि क्या ये बोला गया कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने को मूल कर्तव्य बनाया जाए, व्यावसायिक शिक्षा को मूल कर्तव्य बनाया जाए, इसकी सिफारिश की थी जस्टिस वर्मा समिति। तो देखो अब इसका यूज अगर मान लें, भारत में अगर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपको महत्व लिखना है तो वहाँ आप जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश कर सकते हैं कि जस्टिस वर्मा समिति ने एक बात बोली कि मूल कर्तव्य बनाया जाए किसको, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश दी और मूल कर्तव्यों को पालन, यानी कि जस्टिस वर्मा समिति का संबंध बहुत चीज़ों से है, उसमें एक चीज़ है मूल कर्तव्य। इसके बाद भारत के पूर्व न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र में लिखा कि मूल कर्तव्यों के विषय में नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अर्थात ये जो जितने भी आपको लिख रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि मूल कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको थोड़ा तो बाध्यकारी बनाना चाहिए, इनको थोड़ा तो क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो ये आयोग है, आपने सुना होगा ठीक है ना, तो ये आयोग है जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म तो ये है कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हुआ क्या था कि मैंने पहले भी बताया था कि 1989 से लेकर के 2000 तक भारत की सरकार बहुत बार गिरी और बहुत बार बदली। तो लोगों ने बोला कि कुछ संविधान में ही कमियां हैं, इसलिए संविधान की कमियों का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उसी कमीशन को बोला गया था नेशनल कमीशन टू रिव्यू टू वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी अध्यक्षता की थी वेंकट चलैया ने। और इसीलिए ध्यान रखना, इसको वेंकट चलैया आयोग भी बोलते हैं। और वेंकट चलैया आयोग ने जस्टिस वर्मा समिति ही की सिफारिशों को ही फॉलो किया और उसने बोला कि संघ सरकार राज्य सरकारों को मूल कर्तव्यों को लेकर के थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, इनको क्रियान्वयन करने के लिए थोड़ी सी बाध्यकारिता भूमिका निभाई जानी चाहिए। तो मूल कर्तव्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कब जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए, कौन कौन से है और बाद में कौन सा जोड़ा गया, इनका उद्देश्य क्या है। और दूसरी बात एक और, ये बाध्यकारी नहीं है लेकिन संसद कानून के माध्यम से इनको बाध्यकारी बना सकती है। तो ये हो गया हमारे संविधान के आर्टिकल 50 तक हमने चीज़ें पढ़ ली है और अब हमने फंडामेंटल राइट, DPS भी इनको पढ़ लिया है। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो संसद रहेगी। तो अब हम संसद के विषय में पढ़ेंगे। तो अभी हमने लगभग पॉलिटी का आधा पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और ये बहुत बड़े चैप्टर थे, हालांकि DPS भी बड़ा था लेकिन उसको 1.5 घंटे की इस वीडियो में हमने समाप्त कर दिया है। अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा भारतीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। एक चीज़ ध्यान रखना कि DPSP और फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा विश्लेषण करना, सोचना कि न्यायपालिका का अपना क्या दृष्टिकोण है, कार्यपालिका का अपना क्या दृष्टिकोण है, संसद किस प्रकार से भूमिका निभाती है और ये सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, शासन संचालन में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। मैंने जो बात है इसमें लिख रखी है उनको समझना है अच्छे से। सारे फैक्ट आ चुके हैं, कोई भी फैक्ट आपका नहीं बचा। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन चाहे प्री मेंस में गलत नहीं करके, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।